वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाई आकर्षक एकेडमी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन मीन्स नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है। आई होप सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये बेसिकली 5th सेम का ये सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट। ये दोनों चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है और सबसे सिंपल सब्जेक्ट भी है। जो सब्जेक्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज बेसिक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड हम लोग का डिस्कशन रहेगा आज। तो आई होप सो बहुत सारे लोग मेरे से फेमिलियर होंगे। हम लोगों ने लास्ट सेम में जो सिविल वाले स्टूडेंट होंगे, आई गेस आपको याद होगा मैंने आपको मॉस पढ़ाया था और 6th सेम वालों को मैंने डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ाया था। और इस सेमेस्टर में मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और एक और सब्जेक्ट है स्टील डिज़ाइन जो आपको आगे के वीडियोस में या कह सकते हैं कि स्टार्ट होगा वो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कहाँ से आया है, सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला फोकस हम लोग को ये होता है सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानना कि ये सब्जेक्ट कहाँ से आया, ये सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या पर्पस है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ये जो वीडियो हमारा होने वाला है ये कंप्लीट सारा कुछ इसी से रिलेटेड डिस्कशन होगा हमारा, ठीक है। कि सब्जेक्ट कहाँ से आया, सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे और लास्ट में थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे और कौन सी बुक रेफर वगैरह करना है, ये सारा कुछ हम लोग जो है देखेंगे। तो आई होप सो आपको जैसा नाम से लग रहा होगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब्जेक्ट का एक्चुअली बहुत सारा नाम तो नहीं कह सकते हैं, जैसे मॉस में था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिस भी नाम से आप इसको कॉल कर रहे होंगे। बट इस सब्जेक्ट का एक और नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। इस सब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। ये सब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे बुक्स जो आपको मिलेगी वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के नाम से मिलेगी, बहुत जगह पे इसको सिर्फ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है या ये सब्जेक्ट हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली आप देखिएगा क्या कि बहुत सारा सब डिवीजन है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग को बहुत सारे में सब डिवीजन में बांटा गया है, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में, सॉइल एंड जियोटेक इंजीनियरिंग में। तो इस टाइप्स का बहुत सारा सब डिवीजन है सिविल इंजीनियरिंग का। उसी में एक डिवीजन आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ही एक कह सकते हैं कि ये हमारा एक ब्रांच है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में ही बहुत सारा सब डिवीजन है। हम ज़्यादा थोड़ा बाइफरकेट करके आपको ज़्यादा बता रहे हैं, इतना आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जान लीजिए क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान रहे हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक सब डिवीजन है सिविल इंजीनियरिंग का। जैसे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है जिसमें आपको इरीगेशन पढ़ना होगा, आई होप सो आप इरीगेशन पढ़ रहे होंगे। सिमिलरली आप सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो वो सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है। सिमिलर जैसे आपने मॉस पढ़ा था मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक पार्ट था। तो वैसे ही थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक सब डिवीजन है, या कह सकते हैं कि इट इज मतलब इन शॉर्ट अगर हम ऐसे समझाने की कोशिश करें तो जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो बेसिकली या कहते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस जो हो जाता है, इट कम्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली होता क्या है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जिसको जो दो चीज के बारे में बेसिकली डील करता है। कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में दो चीज के बारे में हम लोग डील करते हैं। सबसे पहला हम लोग डील करते हैं क्या, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में, और दूसरा हम लोग डील करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में, ठीक है। मतलब कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में दो चीज हम लोग को पढ़ना होता है, एक हम लोग को पढ़ना होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस और दूसरा हम लोग को पढ़ना होता है स्ट्रक्चरल डिजाइन। अब तो डिफरेंस क्या है भाई दोनों में, स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहने का क्या मतलब है और स्ट्रक्चरल डिजाइन कहने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो कि हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए इस टॉपिक के अंदर दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग कहें, या इन शॉर्ट अगर स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहें तो यहां पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा एनालिसिस और यहां पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा डिजाइन। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में।
राइट। देखिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं कि जब अगर हम लार्ज नंबर ऑफ मेंबर को आपस में कनेक्ट करते हैं, आप क्या करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, क्या पढ़ते हैं आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये पढ़ते हैं कि जब हम लोग लार्ज नंबर ऑफ मेंबर को आपस में कनेक्ट करते हैं, असेंबल्ड करते हैं, तो एक बॉडी हमारी बन के तैयार होती है। जब आप लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स को जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक पूरा कंप्लीट बॉडी बन के तैयार होगा। उसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि एक तरह का बॉडी है विच इज फॉर्म्ड by assembling large number of elements together। in short कहने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर इट इज अ टाइप ऑफ बॉडी, इट इज ए बॉडी कह सकते हैं, इट इज अ बॉडी formed by connecting large number of elements। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज स्ट्रक्चर, डिफाइंड स्ट्रक्चर, तो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर इज ए बॉडी, इट इज अ टाइप ऑफ बॉडी विच इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब आप लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब आप आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा एक बॉडी बन के तैयार होता है। उसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में बेसिकली हम लोग को यह पढ़ना होता है कि जब आपने लार्ज नंबर ऑफ बॉडी को आपस में असेंबल्ड किया होगा, और असेंबल्ड करने के बाद जब आपने उसके ऊपर किसी तरह का लोड अप्लाई किया, ठीक है, जब आपने बहुत सारे बॉडी को आपस में जोड़ा होगा, तो जोड़ने के बाद आपने क्या किया, उसके ऊपर लोड अप्लाई किया, किसी तरह का एक्सटर्नल लोड आपने अप्लाई किया। अब लोड कैसा भी हो सकता है, हम लोड के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हो सकता है वो एक्सियल लोड भी हो सकता है वो ट्रांसवर्स लोड भी हो सकता है, बट इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब आपने बहुत सारे बॉडी को आपस में असेंबल्ड किया, एलिमेंट्स को असेंबल्ड किया, तो एक बॉडी बन के तैयार हो गई। और उस बॉडी के ऊपर जब आपने किसी तरह का एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया, तो मेरे लोड अप्लाई करने के वजह से या जो आपने लोड अप्लाई किया होगा, जो एक्सटर्नल लोड उसके ऊपर जब आपने अप्लाई किया, तो उस लोड के वजह से उस बॉडी के अंदर या उस स्ट्रक्चर के अंदर किस टाइप का बिहेवियर हुआ। ठीक है, जैसे आपने जब बॉडी को बहुत सारे एलिमेंट को आपस में असेंबल्ड किया, एक बॉडी बन के तैयार हो गई। अब जब उस बॉडी पे आपने जब लोड अप्लाई किया, तो मेरे लोड अप्लाई करने के वजह से उस बॉडी के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आया। अब बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, हो सकता है उस बॉडी मेरे लोड अप्लाई करने के वजह से, हो सकता है उस बॉडी के अंदर किसी तरह का इंटरनल फोर्स जनरेट करे जो मेरे एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। हो सकता है मेरे लोड अप्लाई करने के वजह से उसमें किसी अमाउंट का शेयर फोर्स आ रहा हो सकता है उसमें किसी अमाउंट का बेंडिंग मोमेंट वगैरह क्रिएट हो रहा हो सकता है कि मेरे लोड अप्लाई करने के वजह से उसके अंदर डिफ्लेक्शन वगैरह क्रिएट हो रहा होगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है उस बॉडी के अंदर जब हमने, या उस स्ट्रक्चर के अंदर जब हमने उसके ऊपर किसी तरह का एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया होगा। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम लोग ये पढ़ते हैं, या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं कि वो जो इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस आया, या वो जो डिफ्लेक्शन उसके अंदर आया, या जो उसके अंदर शियर फोर्स आया, या किसी तरह का उसके अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ, वो सारी वैल्यू को कैलकुलेट करना, वो सारी वैल्यू को फाइंड करके बताना, वही सब हम लोग को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनालिसिस, तो आप एनालिसिस का सिंपल सा मतलब ये होता है, या आपसे कोई पूछेगा कि आखिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का क्या पर्पस है, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली हमको ये सिखाया जाता है, ये हमको बताया जाता है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर हो, उसके ऊपर अगर हम किसी तरह का लोड अप्लाई किए होंगे, तो मेरे लोड अप्लाई करने के वजह से उस स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस जनरेट हुआ होगा, या उसके अंदर किसी तरह का स्ट्रेसेस वगैरह आया होगा, या उसके अंदर किसी तरह का डिफ्लेक्शन आया होगा, तो ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करना, ये सारी वैल्यू को फाइंड करना हम लोग को इस टॉपिक के अंदर सिखाया जाता है। क्लियर है? या एनालिसिस का मतलब भी वही होता है। एनालिसिस का मतलब होता है ये सारी वैल्यू को फाइंड करके बताना
कि बताइए कि आपने जब लोड अप्लाई किया तो आपके लोड की वजह से उसके अंदर कितना इंटरनल फोर्स क्रिएट हुआ, उसमें कितना स्ट्रेसेस वगैरह आया, उसमें कितना शियर फोर्स आया, कितना बेंडिंग मोमेंट आया, कितना डिफ्लेक्शन आया। तो ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके जो आप फाइंड करते हैं, जो निकालते हैं, उसी वो क्या करते हैं आप, तो वही आप एनालिसिस करते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, हम लोग को एनालिसिस का काम करना है। हमेशा याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या करना है, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जो है हम लोग को एनालिसिस का काम करना है। क्लियर है? तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब एक आता है वर्ड यहां पे डिजाइन। तो आप क्वेश्चन उठता है भाई डिजाइन करने का फिर क्या मतलब है? तो डिजाइन करने का मतलब यह होता है कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन, तो डिजाइन कहने का मतलब होता है कि जो आपने मेंबर को जब आपस में जो कनेक्ट किया होगा, आपने क्या बोला, एक स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ, जब आपने बहुत सारे एलिमेंट को आपस में जब आपने जोड़ा होगा, तो जोड़ने के बाद जो बॉडी बनी उसी को तो आपने स्ट्रक्चर कहा। ठीक है? तो जो आपने डिफरेंट एलिमेंट्स को जो जोड़ा होगा, तो वो अब एलिमेंट कैसा होगा, वो स्टील का होगा या वो कंक्रीट का एलिमेंट होगा कि वो टिम्बर का एलिमेंट होगा। तो अगर आप एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो आता है डिजाइन का पार्ट। क्लियर है? एनालिसिस में आप इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं कि जो मेरा स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ है, कि वो स्ट्रक्चर प्लास्टिक का बना हुआ है, या वो स्ट्रक्चर स्टील का बना हुआ है। एनालिसिस में इन एनालिसिस के अंदर आप मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। आप सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि जब मेंबर हमारा बहुत सारा आपस में जब कनेक्ट हो चुका होगा, तो कनेक्ट होने के बाद जब उस पे ऊपर हम लोड अप्लाई किए होंगे, तो मेरे लोड के वजह से उसके अंदर कितना इंटरनल फोर्स आया, उसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन आया, उसके अंदर कितना शियर फोर्स आया, उसके अंदर कितना बेंडिंग मोमेंट आया। तो ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने में को ही हम लोग कहते हैं एनालिसिस करना। और इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस का काम करेंगे, ये सारी वैल्यू को फाइंड करने का काम करेंगे। और डिजाइन का मतलब क्या होता है? तो डिजाइन का मतलब होता है जब आप बहुत सारे मेंबर को जो आपस में कनेक्ट करके जो आप स्ट्रक्चर बनाए होंगे, तो वो एलिमेंट किस मटेरियल का होगा। किस मटेरियल का कहने का मतलब वो स्टील का बना है, कि वो लकड़ी का बना हुआ है, कि वो कंक्रीट का बना हुआ है। ये सारा कुछ आपको डिजाइन में पढ़ना होता है, जिसके लिए आपके सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टील डिजाइन। आप अपना सिलेबस देखिएगा 5th सेमेस्टर वाले, तो आपको स्टील डिजाइन करके एक सब्जेक्ट पढ़ना है आपको 5th सेमेस्टर में ही, जिसमें आपको डिजाइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है? तो ये सब्जेक्ट मैं आगे बताऊंगा, ये सब्जेक्ट भी मैं ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है? तो इसमें जब ये स्टील डिजाइन सब्जेक्ट में स्टार्ट जब करूंगा, तो उसमें और डिटेल में बताऊंगा मैं डिजाइन कहने का मतलब क्या होता है, डिजाइन में हम लोग कैसे मटेरियल वगैरह सब लेते हैं। ये सारा हमारा डिजाइन का पार्ट है, जो अभी का पार्ट हमारा ये नहीं है। तो अभी हमारा कौन सा पार्ट है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है, उसका हम लोग जो एक्चुअल नाम है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो कई ऐसी बुक्स मिलेगी जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के नाम से मिलेगी, और बहुत सारी जो बुक आपको मिलेगी वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के नाम से मिलेगी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आई होप सो एक आपको आइडिया हो गया होगा कि ये सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है। क्लियर है? क्या पढ़ना है? तो इसमें हम लोग को एनालिसिस करना है। इस सब्जेक्ट में हम लोग, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग को क्या करना है? एनालिसिस करना है। और एनालिसिस कहने का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, एनालिसिस कहने का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ होगा, उस स्ट्रक्चर पे जब हमने किसी तरह का एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया होगा, तो मेरे एक्सटर्नल लोड के वजह से जो उसके अंदर इंटरनल रिएक्शन आया, जो उसके अंदर हमारा शियर फोर्स की वैल्यू आई, जो उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई होगी, उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया होगा, तो ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने को ही कहते हैं एनालिसिस करना। तो और इस सब्जेक्ट में, दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस का ही काम करना है कि हमको एक स्ट्रक्चर दे देगा, हमको एक बीम दे देगा, और हमको उसके ऊपर किसी तरह का लोड अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा या लोड अप्लाइड होगा, और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि लोड अप्लाई होने की वजह से उसके अंदर या तो बोलेगा डिफ्लेक्शन कितना आया फाइंड करके बताइए, उसके अंदर मोमेंट्स कितना आ रहा है वो फाइंड करके बताइए, उसका शियर फोर्स कितना आ रहा है वो फाइंड करके बताइए। तो यही सारा कुछ हम लोग को इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। ठीक है? तो ये था हमारा, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि
एन आइडिया ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट कहाँ से आया है। देखिए हम बार बार कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्राइम फोकस होना चाहिए ये जानने के लिए कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये पता हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं तो आपको एक इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मॉस भी जब पढ़े थे या जब हमने कॉन्क्रीट भी पढ़ा था तो हमारा प्राइम फोकस ही ये होता है, फर्स्ट लेक्चर में हमारा फोकस यही होता है आपको सबसे पहले ये आइडिया देना कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ताकि आपसे कहीं भी आप जाइए, आपसे कोई क्वेश्चन करे, चाहे आप इंटरव्यू में हो चाहे कहीं पे भी आप इन लाइफ कभी भी आप कहीं पे भी हो, तो आपसे ये पूछेगा कि भाई आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट पढ़ा था वो क्यों पढ़ा था, इसको पढ़ने का क्या पर्पस था। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अपार्ट फ्रॉम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। ये भी हम आपको बता सकते हैं ये सबसे सिंपल सा सब्जेक्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इससे सिंपल सब्जेक्ट आई होप सो आपको सिविल इंजीनियरिंग में कोई नहीं मिलेगा। तो जो लोगों ने मॉस पढ़ा होगा, हम लोगों ने मॉस को बहुत सिंपल वे में कंप्लीट किया है, और कह सकते हैं कि मॉस से भी ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। बट ये सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द पार्ट इज न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आपको ये कह सकते हैं फुल्ली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कंप्लीट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी पार्ट इसमें बहुत कम है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट हाँ, बट बिना थ्योरी जाने आप न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। तो जो भी टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा उसका हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी का जब हमको पूरा आइडिया हो जाएगा तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इस सब्जेक्ट में कोशिश कीजिएगा कोई सा भी बुक रेफर, हम बुक लास्ट में डिस्कस कर देंगे कौन सी बुक आप रेफर करें। जो भी बुक्स लेंगे उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होना चाहिए, इस चीज का बस आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये फुल्ली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, और न्यूमेरिकल इसका बहुत सिंपल होता है, आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पे सुनिएगा, देखिएगा जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, और आपसे सारा न्यूमेरिकल बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो आई गेस आपको आइडिया हो चुका होगा व्हाट इज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। क्लियर? अब यहां पे देखिए एक वर्ड यूज किया है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है मैंने आपको तो बता ही दिया कि इट इज अ बॉडी फॉर्म बाय कनेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि किस किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है? अब जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता तो चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर्स आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग को इस सब्जेक्ट में किस किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, किस किस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को मिलेगा ये अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत ये सब बताना बहुत जरूरी है, बिना उसके सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और ये क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक है तो इसमें हम ज्यादातर कोशिश करेंगे सब्जेक्ट के पे ही स्टिक रहें, और जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले आपको बताते जाएं। चलिए अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किस किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्लियर है? कहने का मतलब है कि यहां जो स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया है, दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो वर्ड यूज किया है, तो किस किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, कैसा कैसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। तो याद रखना है कि हम लोग को दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में बेसिकली इसमें पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। और दूसरा आपको पढ़ना है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और पढ़ना है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। अब भाई यहाँ क्वेश्चन उठता है ये सर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। तो आई होप सो बहुत सारे लोग दोनों के बीच का डिफरेंस जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, तो हम लोग थोड़ा जानेंगे क्या है। देखिए सबसे पहले समझते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। व्हाट इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर? तो देखिए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर मैं इसके बारे में यहां पे और डिटेल में समझा दूंगा। पहले सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज लेस देन, अगर लेस देन या इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन हो तो वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या है, डिटर्मिनेट है। ठीक है, क्या कह सकते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को? ए स्ट्रक्चर
in which number of unknown reaction is less than or equal to equilibrium condition, then that type of structure is called determinate structure, या इसको हमने determinate beam भी कह सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या बोला हमने कि a structure in which number of unknown reaction is less than or equal to equilibrium condition, then that type of structure is called determinate structure। कहने का क्या मतलब है, सिंपल सा समझिए। सबसे पहले let us draw हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं। आई होप तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है आपको पता होगा। और हम लोग क्या करते हैं, यहां पे दिखा देते हैं रोलर सपोर्ट और यहां हम लोग दिखा देते हैं कैसा, हिंज सपोर्ट। हमने क्या दिखाया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ किया है। हम डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या है वो बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ किया जिसके वन साइड हमने रोलर सपोर्ट लगा दिया, अदर साइड हमने हिंज सपोर्ट लगा दिया। अब हमको बोला जा रहा है कि ये जो बीम बन के तैयार हुआ है, ये जो बीम आपके सामने बना है, क्या ये बीम डिटरमिनेट है या ये बीम इनडिटरमिनेट है, बताइए। आपको क्या बताने के लिए बोल रहा है कि ये जो बीम आपने ड्रॉ किया है, क्या ये डिटरमिनेट बीम है, क्या ये या फिर ये इनडिटरमिनेट बीम है, ये आपको बताना है। क्योंकि हम लोग को इस सब्जेक्ट में डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर दोनों टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, क्या है मतलब, और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो इस फिगर से समझिएगा। तो ये आपने कोई बीम बनाया, इस पे किसी भी तरह का आप लोड अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। तो आपने जब लोड अप्लाई किया होगा तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रोलर सपोर्ट है और यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट पे जो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन आता है वो कितना आता है, एक आता है। किसी भी रोलर सपोर्ट में जो रिएक्शन आता है, आपने मॉस में पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी रोलर सपोर्ट में जो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन आता है वो कितना आता है, एक आता है। अगर ये सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट बी है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, आर ए आएगा। और कई बार इसको हम लोग आर ए से भी इंडिकेट करते हैं, कई बार इसको वी ए से भी इंडिकेट करते हैं। आर कहने का मतलब है रिएक्शन एट सपोर्ट ए, वी कहने का मतलब वर्टिकल फोर्स एट ए। सिमिलरली यहाँ पे हिंज है, तो हम लोग जानते हैं कि हिंज सपोर्ट पे मेरा नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितना आता है, तो 2 आता है। तो एक हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक हमारा आ जाएगा VB या कह सकते हैं हमारा RB, और एक हमारा आ जाएगा हॉरिजेंटल जिसको हम लोग कह सकते हैं HB, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितना आया, 2 आया, और रोलर सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन हमारा कितना आया, 1 आया। क्लियर है। अब हमको एक बात बताइए यहां पे, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन फिर कितना आया इसमें बताइए। तो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितना आ गया, 1 और प्लस 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 1 आया रोलर सपोर्ट पे, 2 आया हिंज सपोर्ट पे। तो रोलर का 1, हिंज पे का 2, तो टोटल कितना आ गया अननोन रिएक्शन, 3 आ गया। क्लियर है ये चीज। अब हमको एक बात बताइए, आई होप सो आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन का मतलब क्या है, इसको हम रब कर रहे हैं। अब एक चीज बताइएगा कि वीनो हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, दैट इज कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब उसके ऊपर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। कौन कौन सा कंडीशन, सबसे पहला जो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा उसका समेशन 0 के बराबर, दूसरा उसके ऊपर जो वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा उसका समेशन 0 के बराबर, और तीसरा उसके ऊपर जो मोमेंट एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, जो मोमेंट आएगा उसका समेशन 0 के बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है वो कितना होता है, हम लोग ऑलरेडी मॉस में भी पढ़ चुके हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास होता है। अब तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हमने किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कहा, तो हमने कहा वैसा स्ट्रक्चर जिसमें अननोन रिएक्शन जो हो वो या तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से कम हो या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन के बराबर हो। तो अब देखिए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितना आया है,
यहां पे टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन 3 आया है और इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास कितना है, 3 है। देखिए तो 1 2 3, तो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन और 3 अननोन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि टोटल अननोन रिएक्शन इज इक्वल्स टू हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इक्वल्स टू हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि 3 टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन और 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन भी हमारा हो गया, दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 3 हो गया हमारा। तो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, डिटर्मिनेट है। क्लियर है। या फिर से हम कह रहे हैं वैसा स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन या तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के बराबर हो, और इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा कितना होता है, 3 होता है, समेशन H, समेशन V एंड समेशन M, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो इस फिगर में क्या हो रहा था, बराबर हो गया, टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन भी 3 था और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी 3 था, तो 3 इज इक्वल्स टू 3। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। या फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहां पे, एक हम लोग फिर से सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं, यहां पे रोलर सपोर्ट और यहां पे भी रोलर सपोर्ट दिखाते हैं। तो दोनों जगह पे रोलर सपोर्ट हम लोगों ने दिखा दिया। अब तो रोलर सपोर्ट दिखाए हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन 1 आएगा RA, और यहां पे भी नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन 1 आएगा RB। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन यहां पे कितना आ गया, 2, और इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास कितना है, 3 है, दैट मींस 2 लेस देन 3 हो गया। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को भी कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है, डिटर्मिनेट है। किसी भी हाल में ये जो मेरा नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो वैसे स्ट्रक्चर को कहेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, इनडिटर्मिनेट है। क्लियर है ये चीज। तो ये था एक सिंपल सा डेफिनेशन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। या डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का दूसरा डेफिनेशन भी हम लोग ये दे सकते हैं कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को जिस स्ट्रक्चर में ये नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो है, फिर से सुनिए, हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का दूसरा डेफिनेशन दे रहे हैं कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को भी कहेंगे कि वैसा स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो है, अगर इस नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन की वैल्यू अगर हमको फाइंड करने के लिए बोली जाए, अगर किसी बीम में ये जो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन होगा इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड करने के लिए बोली जाए, और अगर ये वैल्यू हम लोग डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं और कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कहते हैं कि हमारा क्या है, डिटर्मिनेट है। जैसे कहने का मतलब है कि ये बीम आपके सामने दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछेगा बताइए RA की वैल्यू, RB की वैल्यू और HB की वैल्यू क्या होगी। आपने पढ़ा होगा, मॉस में रिएक्शन निकालना सीखा होगा आपने। तो अगर ये RA की वैल्यू, RB की वैल्यू और HB की वैल्यू, अगर ये सारी वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, फाइंड करने के लिए बोला जाए कि उसकी क्या वैल्यू होगी, अगर ये सारी वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके, दैट इज समेशन H, समेशन V और समेशन M, अगर इन तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग यूज करके अगर RA, RB और HB की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कोई मतलब इन तीनों इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन को अगर हम लोग को नहीं यूज करना पड़ रहा है, डायरेक्टली हम लोग सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके अगर हम RA, RB और HB की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं, तो वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कहेंगे कि वो स्ट्रक्चर क्या है, डिटर्मिनेट है। जैसे इस फिगर में अगर हमको RA और RB की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए कि RA और RB की वैल्यू क्या होगी, अगर ये RA और RB की वैल्यू अगर हम डायरेक्टली अगर ये तीनों इक्वेशन को यूज करके समेशन H, समेशन V एंड समेशन M, अगर इसी बस एक ही कंडीशन लगा रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम का, और हमारा अगर RA और RB सॉल्व हो जा रहा है, तो वैसे स्ट्रक्चर को कहेंगे कि स्ट्रक्चर हमारा क्या है, डिटर्मिनेट है। क्लियर है। मतलब कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन हमको यूज नहीं पड़ रहा है इस RA RB को निकालने की, मतलब ये RA और RB को निकालने के लिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अलावा और अगर कोई इक्वेशन को हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट समेशन A, समेशन V और समेशन M यूज करके अगर हम RA RB फाइंड कर ले रहे हैं, या कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे RA RB और HB अगर हम फाइंड कर पा रहे हैं, तो वैसे स्ट्रक्चर को कहेंगे कि स्ट्रक्चर हमारा क्या है, डिटर्मिनेट है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है। अब आते हैं दूसरा हमारा है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर।
कि भाई साहब ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, अगर वैसा कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा हो, ठीक है, तो वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कहेंगे कि वो स्ट्रक्चर क्या है, इनडिटर्मिनेट है। क्लियर है ये चीज? अब आते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में। तो हम लोग को बेसिकली अपने इस टॉपिक में दोनों टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एज वेल एज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। चलिए, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या है? ए स्ट्रक्चर इन विच number of unknown reaction is more than equilibrium condition. A structure in which number of unknown reaction is more than equilibrium condition, then that type of structure is called indeterminate structure. ये तो इसका एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन हम आगे बताएंगे, जिसका एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं क्या, एक बीम बनाते हैं जिसमें हम लोग यहाँ दिखाते हैं हिंज सपोर्ट और यहाँ भी हम लोग लगा लेते हैं हिंज सपोर्ट। एक हमने बीम बनाया जिसमें यहाँ भी हिंज सपोर्ट, यहाँ भी हिंज सपोर्ट दिखा दिया। अब हमको एक बात बताइएगा, और इस सपोर्ट का नाम हमने ए दे दिया, ये सपोर्ट का नाम हमने बी दे दिया। अब हम लोग जानते हैं कि जब हमने यहाँ पे हिंज लगाया होगा तो यहाँ पे अननोन रिएक्शन दो आया होगा, एक हमारा आया होगा RA और एक हमारा आया होगा HA, क्योंकि हिंज में दो अननोन रिएक्शन आता है। और यहाँ पे हमने हिंज लगाया है तो यहाँ आया होगा RB और यहाँ पे हमारा आया होगा HB। क्लियर है ये चीज? अब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन अब इसमें कितना आ गया, इस फिगर में, इस बीम में टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन हमारा कितना है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन हमारा कितना हो जाएगा, 4। टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। और इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, 3। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इसके बाद कि वी नो हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है वो कितना होता है, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। हम लोग अभी देख चुके हैं, समेशन H इज इक्वल टू 0, समेशन V इज इक्वल टू 0 एंड समेशन M इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास होता है। और तो टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन निकल के आया 4, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकल के आया 3। तो अब क्या हो गया, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो मेरा टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा हो गया, क्योंकि ये 4 हो गया और ये 3 ही है। तो हमारा क्या हो गया, एक्सीड कर गया, दैट इज 4 इज ग्रेटर देन 3 हो गया हमारा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहेंगे? वैसा स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज मोर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? ये तो इसका एक डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन हम लोग कैसे कह सकते हैं, क्या डिफाइन करेंगे कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कहेंगे जिसमें अगर हमको ये जो बीम दिया हुआ हो, अगर इसमें हमको RA, HA, RB और HB की वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए बोली जाए, अगर आपसे बोले कि RA, HA, RB और HB की वैल्यू को फाइंड करके बताइए कि इसकी क्या वैल्यू होगी, तो अगर इस RA, HA, RB और HB की वैल्यू अगर हम ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके, ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन दिख रहा है, जो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, समेशन H, समेशन V, समेशन M, अगर ये RA, HA, RB, HB की वैल्यू अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को डायरेक्टली यूज करके नहीं निकल पा रहा है, अगर हम इस RA, HA, RB, HB की वैल्यू अगर हम इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को डायरेक्टली यूज करके अगर हम लोग नहीं फाइंड कर पा रहे हैं और हमको RA, HA, RB, HB फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के अलावा अगर हमको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन और चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, अगर हमको RA, HA, RB, HB की वैल्यू फाइंड अगर हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन से डायरेक्टली नहीं हो रहा है, हमको एक और कंडीशन चाहिए
कोई और कंडीशन भी चाहिए जिसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग कहते हैं, तब जाके अगर हमारा RA, HA, RB निकल पाएगा, तो वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कहेंगे कि वो स्ट्रक्चर क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्या है वो, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोगों को इन्हीं दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कई जगह पे हमको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और कई जगह पे हम लोगों को जो है वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है। तो आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग इस सब्जेक्ट में ये जो स्ट्रक्चर यहां वर्ड यूज किया है, तो किस किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलिएगा कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर एनालिसिस जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस सब्जेक्ट में दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एज वेल एज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे आप देखिएगा कि आपका जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक है, जो अपना सिलेबस को देखिएगा, तो वो हमारा उसमें जो हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे वो सारा का सारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद जैसे ही आप देखिएगा फिक्स बीम है, उसके बाद कंटिन्यूअस बीम है, ये सब जो टॉपिक है उसमें आपको सारा का सारा इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। अब वो कैसे सॉल्व होगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या सॉल्व करने के लिए बोला है, क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा इनडिटर्मिनेट में, ये सारा कुछ जब हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग उसमें ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो आई होप सो आपको आइडिया हो चुका होगा। तो ये था हमारा मोटा मोटी डिस्कशन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट कहां से आया, क्यों हम लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल एनालिसिस के तौर पे हम लोग जानते हैं, इसमें हम लोग एनालिसिस का काम कर रहे होते हैं। अब एनालिसिस क्या है इसके बारे में आपने देख चुके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टॉपिक के अंदर जो हम लोग को स्ट्रक्चर मिलेगा वो दो टाइप का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना होगा। सबसे पहला डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। अब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस करके देख लिया, और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस करके देख लिया। क्लियर है ये चीज। अब हम लोग आते हैं, चलिए थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग को इसमें मोटा मोटी पढ़ना क्या है और कितने यूनिट्स हम लोग को इसमें कवर करना है। चलिए इसको हम थोड़ा रब कर दें और फिर हम लोग अपने सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, आप कौन सी बुक रेफर करना है, ये सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे। चलिए लेट मी हैव, आई हैव अ सिलेबस ऑफ यू, मेरे पास सिलेबस आपका अवेलेबल है। देखिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपका सिलेबस मेरे पास अवेलेबल है। सब्जेक्ट कोड है 1615501, ये सब्जेक्ट कोड है आपका। ठीक है, सब्जेक्ट कोड मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो सब्जेक्ट कोड है आपका बेसिकली। ठीक है, जो सब्जेक्ट का जो आपका कोड है, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। वो सब्जेक्ट कोड है 1615501, ये सब्जेक्ट है जिसको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें टोटल आपको 6 यूनिट्स पढ़ना है। ठीक है, जो आपका सिलेबस मेरे पास है, जो सिलेबस आपका फ्रेम किया गया एज पर SBT, यू हैव टू स्टडी टोटल 6 यूनिट्स। ठीक है, टोटल 70 मार्क्स का है। क्वेश्चंस रहेगा आपको इसमें से। जो सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है एज पर योर सिलेबस, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस एज पर योर सिलेबस, इसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा। एज पर योर सिलेबस इसमें 16, एज पर योर सिलेबस जो फ्रेम किया गया SBT का, 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पहले टॉपिक से रहेगा, जो कि है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ना है, इससे भी आपको लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद तीसरा यूनिट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फिक्स्ड बीम। ठीक है, ये आपको टॉपिक पढ़ना है फिक्स्ड बीम, इससे लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद आपको जो पढ़ना है, अगला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम पढ़ना है, इससे भी आपको टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका है यूनिट नंबर 5 जो आपको पढ़ना है। यूनिट 4 तक डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। यूनिट 5 जो पढ़ना है वो पढ़ना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन
मेथड, ये है। और उसके बाद जो 6th यूनिट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कॉलम्स, ठीक है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी लगभग आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे एज पर योर सिलेबस, एंड फ्रॉम कॉलम ऑल्सो यू विल बी आस्क्ड 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कॉलम से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपको कंप्लीट ओवरऑल फ्रेमिंग, जो सिलेबस का टोटल 6 यूनिट्स पढ़ना है। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, the second one is slope and deflection, the third is fixed beam, fourth is continuous beam, then fifth is moment distribution method, and the sixth one is columns। जिसमें सबसे हाई स्कोरिंग जो सब्जेक्ट एज पर योर मार्क्स का है वो पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, पहला डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस और दूसरा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो ये था कंप्लीट सिलेबस फ्रेमिंग आपकी। बुक्स देखिए, बुक्स के बारे में डिस्कस कर ले, कौन सी बुक आप रेफर करना चाहेंगे। देखिए बुक्स के बारे में मेरा यही डिस्कशन है कि जिसका लैंग्वेज आपको सिंपल लगता है आप वही बुक को प्रेफर करें, ठीक है। कोई हार्ड एंड टफ नहीं है कि जो बुक्स मैं बताऊंगा वही बुक आपको लेना है, बट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कोई सा भी बुक उठाइए, वैसा बुक उठाना है जिसमें न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा दिया हुआ हो। जो भी न्यूमेरिकली ओरिएंटेड बुक होगी उसको ही आप कोशिश करेंगे उठाने का। जैसे सबसे बहुत ही फेमस बुक है कह सकते हैं, जो कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से ही आती है, वो आती है रामारुथम की। रामारुथम की एक बुक आती है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से ही वो बुक जानी जाती है। देखिएगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर लिखा होगा बाय रामारुथम, ये बुक आप ले सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक या वन ऑफ द बहुत अच्छी बुक में से एक है ये, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इस बुक में दिए हुए, रामारुथम की आती है, थोड़ी मोटी सी बुक होगी, बड़ी सी, लिटिल बिट कॉस्टली है बुक। तो जिनको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा वो चाहें तो वो बुक परचेस कर सकते हैं, बिकॉज वो पूरे लाइफ आपसे वो बुक काम आने वाली है। इवन इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू बीटेक, एमटेक, जो भी आप करना चाहते होंगे वो बुक आपको हमेशा काम आएगी। डेट इज रामारुथम की बुक, जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से ही आती है। दूसरी बुक एक आर.एस. खुरमी की भी आती है, ठीक है। आप आर.एस. खुरमी की भी ले सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बहुत सारे लोग के पास बुक होगी, सोम की ही बुक, उसमें भी बहुत सारा टॉपिक आपका ये सारा मिल जाएगा। आर.एस. खुरमी की जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक बहुत लोग के पास होगी, आई होप सो, उसमें बहुत सारा ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बंसल की भी बुक आती है, तीसरी आर.के. बंसल की भी एक बुक आती है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से ही बुक आती है आर.के. बंसल की। वो बुक भी आप ले सकते हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। बट इन शॉर्ट कहने का मतलब मेरा हमेशा से ये रहा है, बुक्स को लेके हम बार बार कहते हैं कोई सी भी बुक्स लीजिए, वैसी बुक लेना है जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, आप जिसको पढ़ सकिए अपने से आप टाइम दे पाएँ उस बुक में। और बार बार हम कह रहे हैं कोई सी बुक लीजिएगा, बुक वैसी लेना है जिसमें वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल ज़्यादा हो, न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर पाएँ, ताकि हम यहाँ पे तो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करा पाएंगे, बट जितना भी यहाँ पे हम न्यूमेरिकल कराएंगे उसके बेसिस पे आप घर पे बैठ के जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल हो सके उसको आप सॉल्व कर सके। तो ओवरऑल यही था आपका सिलेबस, डेट इज 6 यूनिट है, 70 मार्क्स के, ठीक है। और हम लोग ने यहाँ पे आपको बता भी दिया क्या क्या हमारे सामने अवेलेबल है, सारा यूनिट्स है, सारा ही आसान टॉपिक है, टू द फर्स्ट टू द लास्ट वन, सारा, चाहे डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस हो, स्लोप डिफ्लेक्शन, फिक्स बीम, कंटिन्यूअस बीम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड कॉलम, सब बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा, आप देखिएगा आपसे यूं बन जाएगा, कोई आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एज वेल एज इट इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट ऑल्सो। जितना कुछ अभी तक आप पढ़िएगा उसमें देखिएगा सबसे इजी सब्जेक्ट आपको यही लगेगा और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी आपको यही लगेगा, राइट। तो यही था हमारा ओवरऑल डिस्कशन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट जो हम लोग आज स्टार्ट किए, दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप सो आपको एक आइडिया हो गया होगा, एक रफ आपको आइडिया हो चुका होगा कि सब्जेक्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या सब देखना है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेट अपने टॉपिक के साथ आएंगे। जो भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक को हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि वो सब्जेक्ट टॉपिक क्या है, कैसे क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पे आएंगे। जो भी टॉपिक हम लोग इसमें से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है ये चीज़। तो आप बुक्स वगैरह देख सकते हैं, बुक वगैरह रेफर कीजिए, आप बुक्स थोड़ा सा देखिए, और जो मैंने आज डिस्कस किया है इसके थ्योरीज के बारे में उसे थोड़ा आप नोटेड डाउन भी करते रहिएगा। और आई होप सो बहुत से लोगों ने जो मॉस पढ़े हैं उनको एक आइडिया होगा, रफ आइडिया, कि हम लोग का क्या पढ़ाने का स्टाइल है ना, जो भी। तो न्यूमेरिकल हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे बनाने का, और कॉन्सेप्ट का क्या क्या कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो आपको ये हर जगह पूरे लाइफ आपको ये सब्जेक्ट काम आने वाला है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो एक्चुअल टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, जो कंप्लीट करना है। चलिए ठीक है, आई होप सो आप लोग घर पे होंगे। प्लीज़ बी एट होम, बी सेफ,
फैमिली को भी सेफ रखिए, अपने घर पे रहिए और जैसे जैसे यहाँ से वीडियोस आपके पास अवेलेबल होते जा रहे हैं उसको आप पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नए टॉपिक के साथ और हम लोग इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।